राजनाथ सिंह साहब इंडिया के रक्षा मंत्री, ये लद्दाख गए एक दो रोज पहले, नींबू मिर्ची वाले बाबा। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप राजनाथ सिंह साहब को नींबू मिर्ची वाले बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब फ्रांस से, आपको याद होगा, थोड़ा अर्सा पहले राफेल जहाज इंडिया आए थे, तो राजनाथ सिंह साहब ने उन जहाज़ों की रक्षा के लिए उनके ऊपर नींबू मिर्ची लगाए थे। इस पे वैसे फ्रांस वाले भी हैरान हो गए थे कि ये कौन सा फीचर है भाई हमारे राफेल जहाज़ों का जो कि नींबू मिर्ची खा के चलता है। बहरहाल जी, ये गए जनाब लद्दाख, राजनाथ सिंह, और वहाँ इन्होंने कहा कि ये जो सो कॉल्ड पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये हमारा है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इलीगली ऑक्यूपाइड हमारा एरिया है, तो ये तो हमने तो वैसे ही लेना है भाई, आज नहीं तो कल हमने तो लेना है, चाहे जो भी हो जाए, ये उन्होंने कहा है। द ट्रिब्यून खबर लगा रहा है कि विल टेक बैक पीओके गिलगित एंड बल्तिस्तान, सेज राजनाथ सिंह। और बाबा जी आगे फरमाते हैं कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी नॉर्थवर्ड. It will be complete only when we implement the resolution passed unanimously in Parliament on February 22, 1994 and accordingly reach our remaining parts such as गिलगित एंड बल्तिस्तान। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, ये जो बल्तिस्तान का इलाका ना, गिलगित बल्तिस्तान, इसका इंडियन मीडिया को नाम भी नहीं लेना आता। बहुत सारे लोगों को इसका नाम भी नहीं पता इंडिया में। ये बाल्टिस्तान नहीं है, इसको बाल्टिस्तान प्रोनाउंस किया जाता है। इट्स नॉट अ बाल्टिस्तान, इट्स अ बल्तिस्तान। एक बुल्ती एक कम्युनिटी है वहाँ पर, गिलगिती हैं, फिर बल्ती हैं, वो शीना जबान बोलते हैं और बुल्ती जबान बोलते हैं। तो ये जो बल्ती लोग हैं, उन्हीं की वजह से इसको बल्तिस्तान कहते हैं। इट्स नॉट अ बाल्टिस्तान। ये एक क्लेरिफिकेशन जरूरी है। तो पहले उस रीजन को जाने, लोग उनके कैसे हैं। लोगों से ही मुल्क बनते हैं, खाली जमीनों से मुल्क नहीं बनते। तो वो जो लोग हैं, बल्ती लोग हैं। अब ये बात राजनाथ सिंह साहब ने कह तो दी, लेकिन आज फिर ये हुआ है आज कि इंडियन आर्मी के एक टॉप के कमांडर साहब हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम रेडी हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं, हम पाकिस्तान पे इन्वेजन करेंगे, ये करेंगे, मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, सब कुछ करेंगे, बस हमें ना आदेश चाहिए, मोदी जी आज्ञा दे दें, हम घुस जाएंगे अंदर। ये उन्होंने कहा है आज। आप जरा एनडीटीवी की आज की ये खबर देख लेंगे, रेडी फॉर एक्शन, आर्मी कमांडर ऑन राजनाथ सिंह गिलगित बल्तिस्तान कमेंट। अब देखें, पॉलिटिकल विल तो जाहिर की गई ना राजनाथ सिंह की जानिब से, फॉलोड बाय द मिलिट्री थ्रेट, वो भी आ गया यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि इंडिया ये शो करना चाहता है कि इंटेंशंस आर रियल। हम जो है वो पाकिस्तान के ये जो एरियाज हैं बिल्कुल ख़त्म करके इन्वेजन करना चाहते हैं। अवर इंटेंशन इज रियल, अवर सिविलियन जो साइड है वो भी रेडी, एंड अवर मिलिट्री साइड जो है वो भी रेडी। इस तरह से उन्होंने एक जो है वो कंप्रीहेंसिव उन्होंने कहा है कि हमारे में अंदर एक, इस पे यूनानिमसली हम सारे एग्रीड हैं कि जो है ये लेंगे। और ये स्टेटमेंट तब आया है जब इंडिया ने खुद ही अमेरिका को कहलवा के सीज फायर करवाया हुआ है एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ, एक होता है ना, लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, एक एलएसी है, एक एलओसी है। एलएसी वो है जो कि हाइपोथेटिकल बॉर्डर है इंडिया और चाइना के दरमियान, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसको चाइना नहीं मानता, वो कहते हैं कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। इंडिया उसको मानता था, अभी नहीं मानता इंडिया, क्योंकि प्रैक्टिकली इंडिया ने ये जो लास्ट ईयर मुआहदा करके आए हैं उसके अंदर एलएसी का जिक्र ही नहीं था। तो प्रैक्टिकली इंडिया भी अभी उसको नहीं मानता। लेकिन एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को जो है वो अलग अलग करते हैं। ये डिफरेंस है इनके दरमियान। तो अब सवाल यह है कि अमेरिका को कहकर इंडिया ने खुद ही सीज फायर करवाया था कि टू फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन ना पैदा हो, इसलिए चाइनीज को हम देखते हैं, आप पाकिस्तानियों को कहें कि वो यहाँ पर सीज फायर करें तो सीज फायर हो गया अमेरिका के कहने पे। तो फिर ऐसे में इंडिया को इस तरह के थ्रेट्स देने की क्यों जरूरत पड़ रही है पाकिस्तान को, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसका जवाब ये है कि चाइना ने कुछ रोज पहले कश्मीर पे बड़ा स्टेटमेंट दिया है और पैदर पे 3-4 स्टेटमेंट्स दिए हैं रिसेंट पास्ट में। और वही स्टांस चीन का सामने आ रहा है जो कि पाकिस्तान का स्टांस है। 28 अक्टूबर को द हिंदू, बड़ा अखबार इंडिया का, इन्होंने खबर लगाई थी कि सेटल कश्मीर इशू थ्रू डायलॉग कंसल्टेशंस चाइना। Chinese foreign ministry appeared to reiterate China's stated view that the Kashmir issue needs to be resolved peacefully। अब ये चीन का स्टांस है कि मित्रों इशू तो है, ये ना कहें कि इशू नहीं है। वो कहते हैं ना, इंडिया के अंदर जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं वो इसको इशू नहीं मानते। वो कहते हैं दिस इज नॉट अ इशू। इशू सिर्फ एक है कि वो जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो कैसे लेना है, दैट इज द इशू, बाकी कुछ भी इशू नहीं है। तो चाइनीज उनको कह रहे हैं कि नहीं, इशू तो है,
कश्मीर जो है वो पुराना इशू है, इनको आप जो है ना पीसफुली रिजॉल्व करें। अब ये असल में मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि चीन की तरफ से बार बार सॉफ्ट सिग्नलिंग आ रही है इंडिया को कि भैया हमारा जो रीजनल ऑर्डर होगा उसमें इस तरह होगा कि आपको कश्मीर इशू जो है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारे रीजनल ऑर्डर के अंदर ये इशू होगा नहीं, इसको रिजॉल्व कर चुके होंगे हम। तो अभी असल में एक तरह की चाइना और इंडिया के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान यूँ समझे कि निगोसिएशंस चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स, एक सिग्नलिंग दे रहे हैं एक दूसरे को। आप देखें जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने तो शॉपकीपर आपको कहता है पहले कि भैया 5,000 लूँगा, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं 1,000 दूंगा। तो शॉपकीपर कहते हैं कि नहीं चले ठीक है ना, आप 1,000 नहीं, वो सुन के घबरा जाता है, वो कहता है नहीं 4,500 दूंगा। आप कहते हैं नहीं मैं 1,200 दूंगा। इस तरह से होता है ना, आप निगोशिएशंस कर रहे होते हैं, थोड़ा सा पीछे हटते हैं, थोड़ा सा आगे हटते हैं। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है, सिग्नलिंग जब दी जाती है ना, दिस इज हाउ दे यूज्ड टू डू, वो सिग्नल्स देते हैं और वहां पर भी पहले पहले हार्ड स्टांस रखा जाता है। मेरा ये स्टांस है, मुझे तो गिलगित भी चाहिए, मुझे तो जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर भी चाहिए, और इधर से पाकिस्तान कहता है मुझे तो श्रीनगर में 14 अगस्त को झंडा फड़काना है। हार्ड स्टांस शुरू में दिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब कोई डेवलपमेंट्स होती जाती हैं तो कोई रास्ता अगर निकलता है तो स्टांस सॉफ्ट होता जाता है। मिसाल के तौर पर देखें, सियाचिन पे इंडिया का स्टांस सॉफ्ट है इस वक्त पहले के मुकाबले में। पहले इंडिया का जो स्टांस था वो हार्ड होता था कि एक इंच नहीं देंगे, पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है, ये इंडिया का स्टांस होता था। लेकिन जब से ये वाकया हुआ है, चाइना घुस के आ गया है, तब से आप देखें कि इंडिया का स्टांस सॉफ्ट हुआ है। इंडियन जो आर्मी चीफ प्रीवियस वाला था वो कह के गया है, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर कुछ कंडीशंस पाकिस्तान मान ले तो फिर हम जो है वो पीछे हटने को तैयार है, मिलिट्री डाउन करने को तैयार है सियाचिन से। यहाँ पर भी सिग्नलिंग हो रही है और चाइना ने पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की है, ऑप्शन दिए इंडिया को कि ये आप खुद रिजॉल्व कर लें। इसकी वजह यह है कि चाइनीज का खुद का बहुत बड़ा स्टेक अब पैदा हो चुका है कश्मीर के अंदर। इनकी अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो कि इनका सीपैक चल रहा है, और ये जो रूट इनको चाइना को जोड़ता है पाकिस्तान के साथ, चाइना को अपनी $60 बिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट से जो चीज जोड़ेगी वो सीपैक है, और ये कश्मीर के अंदर से गुजर रही है। प्लस यही चीज उनके लिए एक बहुत बड़ा उनको एज देती है कि उनको ईरान से जोड़ती है, उनको जो है वो मिडल ईस्ट से जोड़ती है, उनको अफ्रीका जाने के लिए शॉर्टकट देती है। बहुत बड़ा स्टेक उनको। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या चाइना इंडिया को कहेगा कि आइए और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और हमारा जो ट्रेड है और हमारी जो एनर्जी लाइन्स ने गुजरना है इस पे आके आप बैठ जाए इंडियंस, ऐसे कहेंगे उनको कि आ जाए आप कश्मीर के अंदर? आपको क्या लगता है चाइनीज ऐसा होने देंगे? नहीं। 3 नए कॉरिडोर्स लॉन्च होने वाले हैं सीपैक के अंदर। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंच गया है, वैसे आज मेरे ख्याल से वो निकला है यहाँ पाकिस्तान से चाइना के लिए, और इन 3 नए मंसूबों पे साइन होने वाला है। ये जो रेल रूट बन रहा था पाकिस्तान का और इनका चाइना के दरमियान सीपैक के अंदर, ये $6 अरब का था, इसको बढ़ा के $10 अरब कर दिया उन्होंने। इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, चाइना जो है ना, चाइना विल रिमेन टॉप प्लेयर इन पाकिस्तान। इंडिया बेसिकली चीन को कह रहा है कि आप कश्मीर पर बात ना करें। इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं इंडिया जो है वो चाइना के लिए दे रहा है, वो उनको कह रहा है कि आप कश्मीर पर बात ना करें। नंबर 1 हमारा इसके ऊपर एक क्लेम है, नंबर 2 आपकी पोजीशन हम कश्मीर के अंदर डाउन कर सकते हैं, वी विल कट ऑफ सीपैक। ये उनको एक सिग्नलिंग दी जा रही है, उनको चाइनीज को बताया जा रहा है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है प्रैक्टिकली? सवाल ये है ना, क्या इंडियंस ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज नो। चाइना पाकिस्तान वाले 2 फ्रंट्स को इंडिया मैनेज कर नहीं सकता ना। देखे ना, उधर से अगर चाइनीज फ्रंट खोल देते हैं, इधर से पाकिस्तानी फ्रंट खोलते हैं, तो क्या इंडिया इस पोजीशन में होगा कि 2 फ्रंट्स पर एक वक्त में फाइट बैक करे? क्या ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन है? किसी भी आप मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछ लें जो रियलिस्टिक हो, आपको बता देगा। देखिए, पाकिस्तान इंडिया पे इन्वेजन नहीं कर सकता, ये दूसरी आपको पॉइंट बता रहा हूँ। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इन्वेजन नहीं कर सकता, ये सही बात है, फैक्ट है। पाकिस्तान नहीं आ सकता इंडिया के ऊपर। अगर पाकिस्तानी मिलिट्री डॉक्ट्रिन इस तरह की होती ना कि हमने जाकर इंडिया पे कब्जा करना है, तो पाकिस्तान की फौज की तादाद 6-7 लाख ना होती। इंडिया पे इन्वेजन जो है ना, उसके लिए मैसिव आर्मी चाहिए, और फिर उस कब्जे को सस्टेन रखने के लिए भी पाकिस्तान को मैसिव आर्मी चाहिए होगी। ये आर्मी जो मौजूदा है ये उस लेवल की नहीं है, उतने नंबर्स नहीं है यहाँ के, ज्यादा बड़ी आर्मी चाहिए उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में इंडिया के ऊपर इन्वेजन का ऑप्शन नहीं है, उस तरह से उन्होंने नहीं बनाई हुई। हाँ, कश्मीर के ऊपर कर सकते हैं,
ये जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन पूरे इंडिया के ऊपर नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने फिर इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को नजर में रख के अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज डेवलप की हुई है कि हमने इंडिया को रेजिस्ट करना है। इट्स अ डिफेंसिव बेसिकली पॉलिसी कि इंडियन इन्वेजन को रेजिस्ट करना है हमने। वो एग्रेशन वाली नहीं है कि जाके हमने इन्वेड करना है, और ये नहीं, कश्मीर के हवाले से है, कश्मीर के हवाले से हो सकती है इन्वेजन, बाकी के इंडिया के ऊपर नहीं हो सकती। वो उस तरह की पॉलिसीज पाकिस्तान ने नहीं बनाई हुई मिलिटरी। नाउ इंडिया जो है, इंडियन मिलिट्री, वो ये समझते हैं कि हम इन्वेड कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। उनकी इस तरह की मिलिट्री डॉक्ट्राइंस रही हैं। देखिए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन क्या थी इंडिया की, है ना, अभी भी मेरे ख्याल से उन्होंने रखी हुई है संभाल के। कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन यही है कि बड़ी तादाद में फौजें पाकिस्तान के अंदर घुसा के एंड वी विल सीज द लार्ज चंक ऑफ लैंड, पाकिस्तान के अंदर बड़ा एरिया घेर लेंगे। जब तक सीज फायर होगा, यूएन वाले इधर उधर वाले आएंगे, तब तक बड़ा एरिया हमारे पास आ जाएगा। ये कोल्ड स्टार्ट है। यानी कि इंडिया के पास एक तो मिलिट्री ज्यादा, प्लस इंडिया के पास डॉक्ट्राइन भी उन्होंने बनाई हुई है कि इन्वेजन करनी पड़ी तो हम कर सकते हैं। ये इंडिया समझता है। लेकिन अगेन सवाल वही है कि क्या इंडिया में इतनी कैपेबिलिटीज हैं इंडियन आर्मी में पाकिस्तान पे इन्वेजन करने की। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पाकिस्तानी जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कैसे इंडिया काउंटर करेगा? इसका कोई जवाब है किसी के पास? छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से क्यूट से न्यूक्लियर 50-60 किलोमीटर के रेडियस में इनका इम्पैक्ट होता है। देखे ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, ये कोई हर मुल्क के पास नहीं है। इसको फॉर श्योर पाकिस्तान ने यूज करना है इन केस ऑफ एनी इन्वेजन ऑन इट्स सॉइल। ये तो तय बात है, वो बैठे तो नहीं रहेंगे, फौजी आ रही हैं मुल्क के अंदर और एरिया गिव अप करना है, वो यूज करेंगे छोटे छोटे जो। और ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान अपनी सॉइल पे यूज करे, मतलब जब इंडियन आर्मी घुस के अंदर आ जाए, पाकिस्तान के अंदर इतना घुस के आ जाए कि वो जो न्यूक्लियर है वो इंडिया के अंदर ना गिरे, पाकिस्तान के एरिया के अंदर ही गिरे, इंडियन जो ट्रूप्स आ गए होंगे अंदर उनके ऊपर गिरे। ये हो सकता है। इस सूरत में देखें, पाकिस्तान एक एज होगा पाकिस्तान के पास कि उनका न्यूक्लियर इंडिया नहीं गया। ये भी तो वो आलमी बरादरी को बता सकते हैं ना कि भाई हमने नहीं मारा, इंडिया को नहीं मारा, हमने अपनी सॉइल पे मारा हुआ है। तो इन्वेजन नहीं हो सकती इस तरह से। पाकिस्तान के पास कई तरह के ऑप्शन है। लिहाजा जब ये छोटे से न्यूक्लियर आ जाते हैं ना, तो फिर नंबर ऑफ ट्रूप्स जो है वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख जितने भी आते हैं, इस तरह के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के सामने वो ढेर हो जाते हैं। उनका कोई फिर सिग्निफिकेंस उनकी नहीं रहती। नंबर ऑफ ट्रूप्स डजंट मैटर एट दैट टाइम। इसीलिए देखें, राजनाथ सिंह साहब भी जानते हैं और इंडिया के टॉप जनरल्स भी जानते हैं कि कश्मीर की इन्वेजन इस तरह से मुमकिन नहीं है ट्रूप्स अंदर घुसा के। तो इस तरह के बयानात असल में चाइना की स्टेटमेंट्स के जवाब में मेरे हिसाब से दिए जा रहे हैं, जो कि चाइना पिछले काफ़ी अरसे से देता आ रहा है। और उन्होंने नियर फ्यूचर में लद्दाख के साथ साथ ये कन्फ्लिक्ट भी बेसिकली चाइनीज ने रिजॉल्व करना है, क्योंकि एक थ्रेट है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और उनकी ये जो मैंने कहा रीजनल कनेक्टिविटी है उसके ऊपर एक थ्रेट है इंडिया का। इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया को इस इन्वेस्टमेंट, इस कॉरिडोर से दूर जितना वो पीछे कर सकें उतना उनके लिए बेहतर है, और वो करेंगे। इसी हवाले से वो इंडिया को कह रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करें। आप एक नया भी रास्ता निकाल रहे हैं पाकिस्तानी कश्मीर से, सीपैक का। ये भी मैं आपको बता दूं, पहले तो गिलगित से निकल रहा था ना, गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा इंडिया नाम ले रहा था कि ये है तो हमारा है, तो अब वो कश्मीर से भी एक उसका निकल रहा है, बाय द वे, पाकिस्तानी कश्मीर से। ये भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंडिया के लिए चीज़ें होती जा रही हैं। मेरे ख्याल से कश्मीर इशू ऐसा है जो कि रिजॉल्व हो जाए तो सबके लिए उसमें बेहतरी है, पाकिस्तान के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है, दोनों मुल्कों के लोगों के लिए भी बेहतरी है। और परमानेंट पीस जो है ना इस रीजन के अंदर, फिर वो तभी मुमकिन है जब ये सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट रिजॉल्व हो जाए।